राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, इस स्टेन की बात कर रहे हैं जो अभी भी परसिस्ट कर रहा है और अभी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करा रहा है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कोविड 19 इज इक्वल टू कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोरोना वायरसेस एनवायरनमेंट में पहले से हैं, कफ एंड कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स कराते हैं, लेकिन इसका ये म्यूटेंट टाइप जिसने कोरोना वायरस डिजीज 2019 कराया है ये पहले कभी नहीं मिला था। तो हम लोगों ने कहा है दिसंबर 2019 वुहान एक चाइना की सिटी है जहाँ पे ये म्यूटेंट देखा गया कि एक आउटब्रेक कराया था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या हो गया, निमोनिया। कोरोना वायरस इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये क्राउन क्राउन जैसा दिखता है, क्राउन लाइक। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कोरोना वायरस। अगर देखा जाए तो बाहर इसके कुछ प्रोटीन्स होती हैं, अंदर इसके कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है। यही प्रोटीन्स आपके एंटीजन जैसा बिहेव करती हैं और इंसान में डिजीज प्रोसेस इनिशिएट करती हैं। इन्हीं के अगेंस्ट जो हम वैक्सीन बनाते हैं या जो हमारी बॉडी है एंटीबॉडी बनाती है, अगर इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है तो हम लोग इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब इन्फेक्शन बॉडी में कंट्रोल हो जाता है। आइए और डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो इसका सही नाम है दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। मतलब पहले वाला नहीं है, पहले वाला जो कोरोना वायरस था वो म्यूटेट करके कोरोना वायरस 2 हो गया और यहाँ पे ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कराने लगा, मतलब पेशेंट में चेस्ट इन्फेक्शन कराने लगा। यहाँ पे हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। वायरस में एक ही चीज होगा, चाहे आरएनए होगा या डीएनए होगा। जैसे एचआईवी वायरस है वहाँ आरएनए है, हेपेटाइटिस बी वायरस है वहाँ डीएनए है। अगर हम लोग कोरोना वायरस की बात करें तो उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इसी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 को ही हम लोग कहते हैं कोविड 19 कराया इन्होंने। ठीक है, इसी से कोरोना वायरस डिजीज 2019 हुई है। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस 1 भी रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार आया है, इसका जो सबसे पहला आउटब्रेक आया था निमोनिया का, 2 का नहीं 1 का या नोवेल कोरोना वायरस का, वो 2003 में आया था और वो भी आपके चाइना में ही आया था। ठीक है, ये हम लोग कह रहे हैं दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2, जिसने आगे चल के कोरोना वायरस डिजीज 2019 में कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अंदर जेनेटिक मटेरियल है और बाहर ढेर सारी प्रोटीन्स हैं, स्पाइक प्रोटीन्स, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज स्पाइक प्रोटीन। यही हमारे सेल से अटैच हो जाती है और वायरस का जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर चला जाता है और पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अभी भी इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर एक वायरस की बात करो तो वायरस इज इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल, चाहे आरएनए या डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से वायरस में आरएनए होगा या डीएनए होगा और प्रोटीन तो होगा ही। ठीक है, ये आपका वायरस का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग इसमें से जेनेटिक मटेरियल हटा दें, राइट, तो हम लोग कहते हैं प्रियॉन्स इज इक्वल टू ओनली प्रोटीन्स। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स इन्फेक्शियस होती हैं, हम लोग कहते हैं प्रियॉन्स, और आप लोगों को बताया भी गया है ये डिजीज कराते हैं कुरु, मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। और ये डिजीज इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि कैनाबिलिज्म प्रेजेंट था, इंसान इंसान को खाने लगा था। अब अगर हम लोग फ्लू वायरसेस की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो इसकी भी देन यही है कि ये भी एनिमल से आया है। चाहे उनको हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, चाहे हम लोग उनको अपने मील का पार्ट बना रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कोरोना वायरस इस दुनिया में पहले भी था। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस इसके पहले भी आया था और इन्होंने चाइना में एक बार और तहलका मचाया था
2003 में, राइट, सार्स कोरोना वायरस 2003। इन्होंने भी एक बार किया था एपिडेमिक ऑफ निमोनिया, एपिडेमिक ऑफ निमोनिया इन चाइना। कब हुआ था? 2003 में। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, मतलब निमोनिया मान लीजिए, सिंड्रोम, ठीक है, हम लोग कह देते हैं सार्स। और COV का मतलब है कोरोना वायरस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस अभी ही कोई आउटब्रेक किया है, माइल्डर फॉर्म्स तो रहते ही थे। अगर निमोनिया की भी बात करें तो 2003 में एक ऐसा आउटब्रेक चाइना से स्टार्ट हुआ था और वो भी पैंडेमिक हो गया था। फिर हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक और आपके पास है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। मिडिल ईस्ट का मतलब है आपके गल्फ कंट्रीज, तो यहाँ पे भी एक सऊदी अरेबिया में एक एपिडेमिक और आया था, सऊदी अरेबिया। कब आया था ये? 2012 में, राइट। MERS का मतलब है मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट कंट्रीज आप लोग समझते हो, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब जब फाइनल वाला आया तो ये सबसे खतरनाक आया, थर्ड। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 आ गया, ठीक है। और इन्होंने दिसंबर 2019 में पैंडेमिक कॉज कर दिया, ठीक है। और जो डिजीज हुई उसी को हम लोग कह देते हैं कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोविड-19। मतलब ये कोरोना वायरसेस नई एंटिटी नहीं है, लेकिन जो म्यूटेशन हो गया है जिससे ये कोरोना वायरस सेकेंड हो गया है, ठीक है, और 2019 में आया और कुछ डिजीज करा दिया, तो हम लोगों ने कह दिया ये जो डिजीज हुई इसको ना कॉफ एंड कोल्ड कह सकते हैं, ना फ्लू कह सकते हैं, ना निमोनिया कह सकते हैं। डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, तो हम लोगों ने इसको अलग नाम दे दिया कोविड-19। तो कोविड-19 डिजीज है और जो पैथोजन है वो वायरस है, और इस पैथोजन का नाम है सार्स कोविड वायरस 2, ठीक है। समझ लो ये पार्ट 2 आया हुआ है। फिर से देख लेते हैं बेसिक्स। सार्स कोरोना वायरस जो नोवेल कोरोना वायरस था उसकी वजह से भी पैंडेमिक आया था 2003 में, चाइना में ही। मिडिल ईस्ट में भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ, निमोनिया वगैरह होने लगा था, इसका भी आउटब्रेक हुआ था, ये भी कोरोना वायरस से ही हुआ था। तो हम लोग कहते हैं इस आउटब्रेक को मिडिल ईस्ट कोरोना वायरस से हुआ था, ठीक है। और ये भी निमोनिया लाइक साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम लोग कह रहे हैं उसमें एक ऐसा म्यूटेशन हुआ, तो हम लोगों ने इसको नाम दे दिया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और जिसकी वजह से पैंडेमिक आया और जो डिजीज हुई उसको हम लोगों ने कह दिया कोविड-19, ठीक है। और ये जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था वो वुहान सिटी ऑफ चाइना, वुहान सिटी ऑफ चाइना, राइट। आइए अब कुछ और देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस 2, ठीक है, इज RNA कंटेनिंग वायरस, RNA कंटेनिंग वायरस। एक और डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं अगेन जेनेटिक मटेरियल इज RNA। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन, जिसकी वजह से ये हमारी सेल्स से एडहियर कर जाता है, ठीक है। ये चीज हमारे सेल के अंदर चुभ जाती है और वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर चला जाता है और ये वायरस रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं आपका न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल RNA है, RNA वायरस है। प्लस यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स में अगर एक प्रोटीन को सबसे ऊपर लिखा जाए तो स्पाइक प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन्स हम लोगों ने कह दिया इसी को एस प्रोटीन है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स M,
और भी आपके पास कुछ प्रोटीन्स हैं, एनवेलप प्रोटीन ई। एक और प्रोटीन है जिसको हम लोग मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं, और एक और है जिसको हम लोग न्यूक्लियोकैस्पिड प्रोटीन कहते हैं, न्यूक्लियोकैस्पिड एन प्रोटीन। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि अब हम लोग एंटीबॉडी भी करा के देखते हैं। तो देखा जाए, अगर ये स्पाइक प्रोटीन है, इसी से ये वायरस हमारे सेल से एडहियर होता है। अगर हम लोग इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेते हैं तो इसका मतलब पैथोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स हेल्प दिस वायरस टू एडहियर टू आवर cells and transfer their genetic material into host cell। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा होस्ट सेल के अंदर, और ये बैक्टीरिया डिवाइड करके, ये वायरस डिवाइड करके पैथोजेनेसिस करेगा। इसका मतलब अगर हम लोग इन स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेते हैं तो ये आपके वैक्सीनेशन में यूज होगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई किसी की बॉडी है, ये इसकी बॉडी में कोरोना वायरस 2, सार्स कोरोना वायरस 2 चला गया, तो इसकी बॉडी में जाहिर सी बात है एस प्रोटीन भी गया। ठीक है, बॉडी रिएक्ट करेगी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के, राइट। और ये एंटीबॉडी जब बन जाएगी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी किसको न्यूट्रलाइज कर देगी, इस प्रोटीन को और इस वायरस को। तो ये आपकी एंटीबॉडीज अगर बन जाती हैं तो हम लोग कहते हैं इंसान प्रोटेक्टिव है, प्लाज्मा वगैरह डोनेट कर सकता है। जो ज्यादातर वैक्सीन भी बनती हैं वो भी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एस प्रोटीन के अगेंस्ट शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वायरस है, इसकी कुछ प्रोटीन्स हैं और बीच में जेनेटिक मटेरियल है। जब हम लोग पीसीआर कराते हैं तो इस जेनेटिक मटेरियल के पीछे पड़ जाते हैं, जब एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तो एस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को हम लोग देखते हैं। अगर एंटीबॉडी किसी के अंदर है, इसका मतलब अब उसके अंदर इम्यून रेस्पॉन्स आ गया है। अगर उसके अंदर आरएनए है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, मतलब वो इस समय वायरस से इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पे जैसे सारे वायरसेस में हम लोग कह रहे हैं कि कुछ आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ प्रोटीन होता है, यही प्रोटीन्स एंटीजन जैसा बिहेव करती हैं और यही बॉडी में पैथोजेनेसिस या डिजीज कॉज करती हैं, राइट। इन्हीं के अगेंस्ट अगर हम एंटीबॉडी बना लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो जाती है। ठीक है, आइए और कुछ डायग्राम्स ले लेते हैं। यहाँ पे भी आप लोग उसी डायग्राम को देख पा रहे हो, अगेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और यहाँ पे आपकी स्पाइक प्रोटीन है जो कि मेन एंटीजन। इसी के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बनानी है। कुछ और आपके पास एंटीजन है जैसे एनवेलप एंटीजन, न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीजन एंड मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो स्पाइक्स हैं यही आपके सेल से एडहियर करने में हेल्प करती हैं। तो इसका मतलब अगर हम इन स्पाइक्स को डैमेज कर देंगे तो ये वायरस पैथोजेनेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, केवल यही नहीं है, कुछ और एनवेलप प्रोटीन्स भी हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स भी हैं, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे दो चीज को देख के चलेंगे वायरस के अंदर, जिसको हम लोग कह रहे हैं सार्स कोरोना वायरस 2। दो चीज के पीछे पड़ेंगे, एक तो इसके आरएनए के पीछे, दूसरा इसके एस प्रोटीन के पीछे। ये एस प्रोटीन ही पैथोजेनेसिस को स्टार्ट कराता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं किसी को वैक्सीनेट करना, तो वैक्सीनेट करके ऐसी एंटीबॉडी बनाएंगे जो एस प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर दे और फिर ये वायरस भी न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और इसकी कुछ ढेर सारी प्रोटीन्स हैं, उनमें से जो एस प्रोटीन है यही सबसे ज्यादा एंटीजेनिक है, यही सबसे ज्यादा पेशेंट में डिजीज मैनिफेस्टेशन कराती है। अगर हम लोग इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, आगे चल के देखेंगे तो डिजीज प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो एस प्रोटीन इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्राउन लाइक वायरस है, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहते हैं। अब देख लेते हैं ओरिजिन कहाँ से हुई, आया कहाँ ये इस दुनिया में।
थोड़ा बहुत टेक्स्ट की बात कर लीजिए, बुक्स क्या कहती हैं। राइट, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कोरोना वायरस, एनी वायरस बिलोंगिंग टू फैमिली कोरोना विरिडी। ठीक है, ढेर सारे वायरसेस हैं, इन्हीं में से सार्स टू सीओवी है जो आपका क्या कराएगा, जो आपका कोरोना वायरस या कोविड डिजीज कराएगा। ठीक है, क्राउन लाइक है। ठीक है, यहीं से नाम कोरोनल अपीयरेंस है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। और यहाँ पे कुछ न कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए है। तो ये आरएनए वायरस हैं कोरोना विरिडी फैमिली के। ठीक है, क्राउन लाइक हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया है कोरोना वायरस। आइए अब देख लेते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ। सबकी क्यूरियोसिटी है कि इस दुनिया में आया कहाँ से। ओरिजिन ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 लीडिंग टू कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19। राइट, अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते हैं, तुम लोगों को कुछ एनिमल से मुलाकात कराते हैं। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पाए जाते हैं बैट में। ठीक है, नेचुरली बैट्स, बैट्स तुम लोग समझते हो। ठीक है, कोरोना वायरस यहाँ से ये सीवेट में गए। ठीक है, सीवेट मतलब जंगली बिल्ली टाइप की कुछ होती है। फिर उसके बाद कैमल में गया, उसके बाद अब माना जा रहा है ये पेंगोलिन्स में पहुंचा, यहाँ पे म्यूटेट हो गया, यहाँ से म्यूटेट होके ये सार्स कोरोना वायरस 2 बन गया और फिर यहाँ से ह्यूमन में आ गया। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि ये आपका नया नबेला वायरस नहीं है, बस कॉमन वायरस का म्यूटेंट है। राइट, तो हम लोग कहते हैं बैट में तो मिलता ही मिलता है, और भी कुछ एनिमल्स मिलता है, कैट लाइक एनिमल्स में, सीवेट में मिलता है। अभी डायग्राम देख लेंगे, जिसकी वजह से पहली बार सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ड्यू टू कोरोना वायरस हुआ था, चाइना में ही हुआ था 2003 में। ठीक है, तो एक एपिडेमिक आ चुका था। फिर हम लोगों ने कह दिया था मिडिल ईस्ट में भी कोरोना वायरस ने एक बार एपिडेमिक कॉज किया था, और मिडिल ईस्ट में मतलब रेगिस्तानी इलाका है, डेजर्ट है, तो वहाँ कैमल वगैरह बहुत पाए जाते थे। अब यहाँ पे माना जा रहा है कि ये जो आपका म्यूटेटेड वर्जन है, ये सार्स कोरोना वायरस 2 है, ये पेंगोलिन से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग समराइज करें तो बैट आपका यूनिवर्सल कैरियर है। बैट्स डिफरेंट आपके यहाँ पे म्यूटेंट स्ट्रेन्स मिल सकते हैं, यूनिवर्सल कैरियर ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, फिर अगर हम लोग कह दें कि ये आपका सीवेट में आया, सीवेट, सीवेट जंगली बिल्ली टाइप का एक एनिमल होता है, अभी डायग्राम दिखा देंगे, जिसकी वजह से पहली बार हम लोगों ने कहा था सार्स कोरोना वायरस हुआ, और ये 2003 में चाइना में पैंडेमिक कर गया। चलो ठीक है, किसी तरीके से ह्यूमैनिटी बची क्योंकि इतना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं था। फिर हम कह रहे हैं ये पेंगोलिन्स में आ गया, और यहां से जब इसका म्यूटेशन हुआ तो सबसे ज्यादा डेंजरस म्यूटेशन आया, हम लोगों ने कह दिया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और इन्होंने करा दिया कोरोना वायरस डिजीज 19। ठीक है, ये स्टार्टिंग हुई थी वुहान चाइना के सिटी में। अब बात कर लेते हैं पेंगोलिन्स। आइए डायग्राम भी देख लेते हैं कुछ। ये बेटा सीवेट है। ठीक है, गांव वगैरह में जाओगे तो सीवेट आपको दिखेगा, कैट लाइक चीजें होती हैं सीवेट। ठीक है, उदबिलाव वगैरह भी शायद इसको कहते हैं। तो दिस इज सीवेट, और ये रेस्पॉन्सिबल था एक म्यूटेंट देने का जिसको हम लोग कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2003 पैंडेमिक चाइना। ठीक है, पैंडेमिक का क्रेडिट हम लोग ज्यादातर चाइना को देते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं पेंगोलिन्स की। इस तरीके से एंट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, खैर मैमल होते हैं, एंट ईटिंग, चींटी खाते हैं मैमल्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, हम लोग कहते हैं इन्हीं को पेंगोलिन्स।
राइट। एक तरीके से लिजर्ड लाइक होते हैं लेकिन थोड़ा स्केली होते हैं, छिपकली जैसे। ठीक है, पेंगोलिन से काफी बड़े बड़े होते हैं। तो हम लोग मानते हैं जो आपका सार्स कोरोना वायरस 2 आया, ये स्टार्ट हुआ आपके कहाँ से, पेंगोलिन से, और इसने एपिडेमिक करा दिया 2019 में वुहान सिटी ऑफ चाइना। अब ये पेंगोलिन्स इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों है? क्योंकि इनका ज्यादा सबसे ज्यादा यूज कुछ लोग खाते भी हैं। इनका सबसे ज्यादा यूज होता है चाइना में। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए किस एनिमल की स्मगलिंग तस्करी सबसे ज्यादा होता है तो पेंगोलिन्स होते हैं। पेंगोलिन से चाइना की कुछ ड्रग्स बनती हैं, कुछ मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, तो जो वर्ल्ड में 20% तस्करी होती है अगर किसी एनिमल की, तो टोटल का 20% पेंगोलिन्स में होता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पेंगोलिन्स इस मैक्सिमम स्मगलिंग is seen for pangolins। इतना ज्यादा डिमांड में क्यों है? क्योंकि it is used to prepare Chinese medicines। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम 20%। अगर मान लीजिए लायन की स्मगलिंग हो रही है या किसी भी और एनिमल की हो रही है, अगर देखा जाए टोटल का 20% जो आपका तस्करी है एनिमल का वो पेंगोलिन्स का होता है, क्योंकि ये चाइनीज मेडिसिन बनाने के काम आता है। दूसरा एक और एनिमल है, इसकी स्मगलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरली आस पास भी बहुत रहते हैं। सेकेंड एनिमल यूज्ड फॉर चाइनीज एनिमल यूज्ड इन चाइनीज मेडिसिन, अक्सर इनकी स्किन से बनाते हैं मेडिसिन, क्या है, डोंकी। तो चाइना में पेंगोलिन्स और डोंकी काफी डिमांड में है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इससे चाइना वाले मेडिसिन बना रहे थे, लेकिन अंतिम में या इसमें से एक म्यूटेंट स्ट्रेन मिल गया कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से वुहान सिटी से एपिडेमिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर बेसिक की बात किया जाए कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो हम मानते हैं चाइना से। ठीक है, WHO भी चाइना से मानता है। अगर किस एनिमल से ओरिजिनेट हुआ है तो इसके बारे में बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी है वो ये है कि पेंगोलिन से इसका ओरिजिन हुआ। तो हम लोग कहते हैं अगर मान लो नहीं भी हम लोग पेंगोलिन्स खाते हैं तो कोरोना वायरस एनिमल्स में काफी ज्यादा पाया जाता है, कभी कभी म्यूटेट होके ह्यूमन तक पहुंच जाता है। ह्यूमन तक हो सकता है, नॉर्मल वाला अगर ह्यूमन तक आता तो नो डिजीज होता, ह्यूमन में भी वो शायद डिजीज ना करता। लेकिन अगर म्यूटेट करके आएगा तो ह्यूमन में डिजीज कर सकता है, वही यहाँ पे हुआ। तो एनिमल से अगर ये वायरस म्यूटेट करके ह्यूमन में आ जाए तो हम लोग इसी को कहते हैं स्पिल ओवर। ठीक है, इतना ज्यादा वायरस यहाँ पे हो गया एनिमल्स में कि स्पिल करते हुए ये आपके ह्यूमंस तक चला आया। ठीक है, आइए एक और यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं, कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ था। ये भी आपका एक फैंसी डायग्राम है कोविड-19 वायरस का। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अगेन 8 दिसंबर 2019 को पहली बार आउटब्रेक नोटिस किया गया वुहान सिटी ऑफ चाइना में। उसके बाद ये फैलना शुरू हुआ और फैलते फैलते ये चाइना के बाहर तक चला गया, उसके 31 प्रोविंसेस तक। यहाँ पे WHO ने रियलाइज किया और WHO ने कह दिया इसको पब्लिक हेल्थ कंसर्न या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। WHO ने जब इसको नोटिस किया कब, 30 जनवरी को, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दिस इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, WHO के नोटिस में आया और इन्होंने कह दिया इट इज ऑफ यूनिवर्सल कंसर्न, कि अब ये
पूरी दुनिया को परेशान करने वाला है। आज तुम लोग नोटिस कर रहे हो कितना परेशान कर दिया है। यहीं से हम लोगों ने कह दिया सार्स कोरोना वायरस 2 की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, आज तुम लोग देख रहे हो कि इसका कोई एंड नहीं है। आइए चैट सेक्शन में आइए, बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था, हम लोगों ने स्ट्रक्चर और मेनली